नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। मस्जिदें गिर गईं, मातम हुआ, एहतजाज हुआ और मुस्लिम कायदीन ने इबादत गाहों के मामले पर मुलाकात भी कर ली। ये मुलाकात क्या हुई? एक लाइसेंस हो गया। गोया कि मुस्लिम कायदीन ने हुकूमत को अपनी जानिब से इजाज़त दे दी कि आप जो चाहें कर लें। इस मामले को एक शानदार फतेह के तौर पर मकामी मीडिया में पेश किया जा रहा है। ये समझौता अवामी राय के खिलाफ किया गया। नाम निहाद सेक्युलरिज्म ने अपना रंग दिखाया और मामले को खटाई में डालने की एक भोंडी कोशिश की गई। तेलंगाना के क़याम के बाद से 7 इबादत गाहों को मुनहदम कर दिया गया और इसकी कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। फिर इस मौजू पर बात करने के लिए भी हुकूमत तैयार नहीं। ना ही रियासत में वाज़े तौर पर कोई फ़िरका वाराना माहौल है और ना ही ऐसे हालात, लेकिन फिर भी हुकूमत सरकारी तौर पर ऐसे इक़दामात करती आ रही है। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को मुनहदिम करके हुकूमत ने अपना चेहरा वाज़े कर दिया है, लेकिन यह बात शायद हमारे नाम निहाद कायदीन देखना नहीं चाहते। शायद वो हक़ाइक़ को भूलकर हालात को हवा के रुख पर छोड़ देना चाहते हैं। कायदीन की इस बेरुखी और लापरवाही ने अवाम में बेचैनी बढ़ा दी है। अंबरपेट की एक खाना मस्जिद, आशूर खाना, शमशाबाद की नूरी मस्जिद, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद, एक मंदिर हुकूमत की पॉलिसियों की नज़र हो गए। इस पर मजहबी रहनुमाओं ने हुकूमत से कोई जवाबदेही नहीं पूछी। क्या हुकूमत इन इक़दामात के ज़रिए फलाह व बहबूद का काम करना चाहती है? और क्या यही तेलंगाना के क़याम का मतलब था? अगर यही रिवायत जारी रही तो आइंदा कोई भी इबादत गाह महफूज नहीं रहेगी। इबादत गाहों के ताल्लुक से वाज़ेह क़वानीन और जियो मौजूद हैं। इन क़वानीन को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? और मामला जब मस्जिदों का होता है तो क़वानीन का कोई पास ही नहीं किया जाता। अगर कोई भी इबादत गाह को मुनहदिम करके दूसरी जगह तामीर करने की बात की जाए तो देश ने पिछले 50 साल में एक मस्जिद की खातिर जद्दोजहद देखी, वो देखने को नहीं मिलती। मस्जिद एक जगह नहीं बल्कि वो कम्युनिटी को जोड़े रखने का एक मरकज़ है। इस मरकज़ को कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील नहीं कर सकता। मुल्क के कानून में इबादत गाहों के बारे में रहनुमायाना खतूत तय किए जा चुके हैं। फिर हुकूमत इस बात को मद्देनज़र क्यों नहीं रखना चाहती? क्या हुकूमत मुल्क के कानून से बालातर है या फिर हुकूमत को कानून का कोई पास व लिहाज ही नहीं? लेकिन जवाबदेही से हुकूमत भाग रही है और कायदीन है कि भरपूर लिबास में हुकूमत से सौदा कर रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान किसी भी कायद ने यह जुर्रत नहीं की कि वज़ीर आला से सवाल करे कि तुम्हारी इन मसाजिद को शहीद करने की हिम्मत कैसे हुई। इसके अलावा इन मस्जिद रखे हुए थे और जानिमाज थी और जो दूसरा सामान था, ये भी सवाल नहीं किया गया कि वो सामान, वो कुरान मजीद, वो जानिमाज कहाँ पे है। ये तो सिर्फ शहर की इबादत गाहों का मामला है। यहाँ पर सियासी दबाव होता है और हुकूमत के हर इक़दाम पर सवाल होता है। फिर भी हुकूमत का रवैया इबादत गाहों के मामले में निहायत ही ख़राब है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अज़ला और रियासत के दीगर हिस्सों में हुकूमत किस तरह अपनी ये गैर जमहूरी अंदाज हरगिज़ भी तेलंगाना रियासत को ज़ैब नहीं देता। मरकज़ में बीजेपी का अंदाज भी अक़लियतों के मामले में हमेशा ही गैर जमहूरी रहा और TRS हुकूमत भी सेक्युलरिज्म का चोला पहनकर करीब वही काम किया जो कोई फ़िरका परस्त पार्टी कर सकती है। मस्जिदों की बाजियाबी के लिए अवामी सतह पर शऊर बेदारी मुहिम जारी है। दस्तखती मुहिम के ज़रिए अवाम ने अपना इरादा ज़ाहिर कर दिया। इसलिए हुकूमत ने सोचा कि नाम निहाद कायदीन से बात करके मसले को हल कर लिया जाए। एक पुरतकल्लुफ़ दावत दी गई और तमाम कायदीन यूनिफॉर्म में पहुंच गए और फिर मीडिया की नज़रों के आगे सौदा कर दिया। अगर हुकूमत ये मानती है कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को गिराया गया है तो फिर वहाँ इबादत की इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती? मस्जिद के हिस्से में नमाज की भी इजाज़त दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना हुकूमत का ये मंशा है। आलमी वबा कोरोना की शिद्दत में इजाफा ही होता जा रहा है और हुकूमत अपनी इन्हदामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ सिवाय वहम परस्ती के कुछ नहीं। इस जानिब तमाम ही सियासी कायदीन और समाजी माहिरीन ने इशारा किया है। अगर हुकूमत इसी तरह इबादत गाहों को गिराती रहेगी और अक़लियती कायदीन मुलाकातें जारी रखेंगे तो कोई भी इबादत गाह महफूज नहीं रहेगी और अवाम हुकूमत के इस अंदाज को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैदराबाद में चिकन के दामों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जहां पिछले हफ्ते चिकन की कीमत 180 रुपये फ़ी किलो थी, वहीं आज चिकन करीब 280 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है।
यानी एक हफ्ते में चिकन की कीमत में 100 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ है। ऐसे ही अंडों की कीमत में इजाफा होकर पहले अंडे 4 रुपये में मिला करते थे, अब एक अंडा 6 रुपये में मिल रहा है। पोल्ट्री के ताजरीन के मुताबिक पड़ोसी रियासतों से चिकन और अंडों की सप्लाई में अचानक गिरावट की वजह से कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन हुक्काम का दावा है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री पिछले कुछ महीनों में हो चुके नुकसान की भरपाई के लिए चिकन और अंडों के दामों में उतार चढ़ाव कर रहे हैं। तेलंगाना में हर रोज़ करीब 3 करोड़ मुर्गियाँ और 1 करोड़ अंडे खाए जाते हैं। इसकी 60% सप्लाई जहां तेलंगाना के पोल्ट्री फार्म से आती है, वहीं बाकी सप्लाईज कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से पूरी होती है। पोल्ट्री फेडरेशन का दावा है कि जब से ये कहा गया है कि चिकन और अंडे खाने से इम्यूनिटी में इजाफा होता है और कोविड-19 से बचने में मदद मिलती है, चिकन का कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गया है। इस भारी मांग के चलते दामों में भी उछाल देखा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान हज़ारों महाजिर मजदूर अपने आबाई रियासतों को लौट गए हैं, इसीलिए पोल्ट्री फार्म्स में लोडिंग और अनलोडिंग करने वालों की शदीद कमी है। ऐसे में मकामी लेबर्स ने भी अपनी उजरत में इजाफा कर दिया है। इन सभी वजूहात की वजह से चिकन और अंडों के दामों में इजाफा होता जा रहा है। इन बढ़ते दामों को लेकर रियासती हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया है और अभी तक खामोश है। मेरा नाम अफजल ख़ान है। मैं नामपल्ली मार्केट सरवर पोल्ट्री पर हूँ। मैं शॉप मेरी है। आज देखिए साहब, मुर्गी का रेट इतना बढ़ चुका है कि कस्टमर आने की वजह, कोई 10 किलो लेने वाला 2 किलो ले रहा, 3 किलो ले रहा, इसमें हम लोग परेशान हो जा रहे साहब। आज तेलंगाना में मुर्गी बहुत है, मगर मुर्गी यहाँ सर आंध्रा साइड ज़्यादा जा रहा, जाने की वजह से यहाँ पे डिमांड बहुत होगा। मुर्गी का रेट 140 रुपीज़, 145 लाइव जा रहा, स्किन लेस तो 30 रुपीज़ जा रहा। तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जा रहे साहब। कुछ फंक्शंस नहीं हो सक रहे, आम पब्लिक ले नहीं सक रही। हम लोग भी रेंट कैसा भरेंगे साहब, लेबर का रेंट कैसा निकालेंगे, हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही साहब ये रेट बढ़ने की वजह से। रेट कम रहा तो साहब हर कोई लेता, हर कोई खाता। अब रेट इतना हो गया कि हर किसी को सोचना पड़ जा रहा। लॉकडाउन में जो सो अभी लॉकडाउन खुला बोले तो साहब रेट इतना चढ़ जा रहे। इसमें आके बहुत प्रॉब्लम्स हो जा रहे साहब। हमारे शॉप में कस्टमर भी है, आप पूछिए, आप उनसे रेट क्या रेट से ले रहे, उन्होंने कितना लेना चाहिए था, उन्होंने कितना ले रहे, आप पूछ सकते हैं उनसे। आप पूछिए, आप हमारे कस्टमर है, देखिए आप शॉप पर इधर आइए। आप ये बोलिए, कम से कम आपको आज चिकन 60 से 70 किलो लगता था, आप कितना लिए अभी? अभी 30 किलो लिए। 30 किलो लिए। क्यों लिए? रेट ज़्यादा रहने की वजह से इसलिए लिए भाई। बजट में नहीं आ रहा है लोग के। कैसा आम पब्लिक कैसा करेंगी? इन्होंने 70 किलो बोले यार आके चिकन, रेट पूछने के बाद 30 केजी लिए। कस्टमर है मेरे सामने, मैं झूठ बोलने का नहीं है साहब। देखिए आप, रेट बोलने से इन्हों भी परेशान, हम भी परेशान, हम भी कुछ नहीं है, परेशान है ज़रा। बहुत हालात सही नहीं जा रहे साहब। अभी लॉकडाउन खुला बोले तो बिजनेस भी नहीं खुले, बिजनेस खुलना चाहिए बोले तो रेट्स रिजनेबल रहा। तो चिकन एक ऐसा आइटम है साहब, चीप एंड बेस्ट, उसको चीप एंड बेस्ट जाके साहब इतना ओवर कर दे रहे। सोचना पड़ रहा आप चिकन के लिए, आम पब्लिक को भी। तो आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छी चीज़ था साहब। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस की अब तक 2,73,39,205 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,94,12,342 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,93,800 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी बीच अबू धाबी की इत्तेहाद एयरवेज ने ऐलान किया है कि वो फ़्लाइट में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मुसाफिरीन के मेडिकल और क्वारंटाइन का खर्च उठाएगी। कंपनी 1.5 लाख यूरो यानी 1,30,00,000 तक मेडिकल खर्च और 14 दिन क्वारंटाइन होने पर हर दिन के हिसाब से 100 यूरो यानी करीब 8,650 रुपये तक का खर्च उठाएगी। इनमें वही शामिल होंगे जो अपने सफ़र के 31 दिन के अंदर मुतासिर पाए जाएंगे। एक और खबर आई है कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के स्टाफ के 200 लोग सीरिया यानी शाम में कोविड से मुतासिर हो गए हैं। ये सभी वहां पर इन्फेक्शन रोकने में जुटे थे। यूएन का एक लेटर लीक होने के बाद ये जानकारी सामने आई। सीरिया में 2 महीने में मामले 10 गुना बढ़े हैं। अब तक सीरिया में 3,100 मामले आए हैं और 134 अफराद की मौत हुई है।
हिंदुस्तान में कोरोना की वबा रुकने का नाम नहीं ले रही है और उसके फैलने की बढ़ती हुई रफ्तार का अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि 2 दिन से मुसलसिल 90,000 से ज़्यादा मामले मुसलसिल सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बीमारी से ठीक होने वाले अफराद की तादाद भी 70,000 या उससे ज़्यादा औसतन पर बरकरार है। इससे कबल इतवार के रोज़ मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के 90,632 मामले थे। मुतासरीन की तादाद 42 लाख से ज़्यादा होने के बाद इस वबा से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में मुतासरा अफराद की तादाद 62,75,643 तक पहुँच गई है, जबकि तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है जिसमें मुतासरीन की तादाद 41,37,521 है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के पीर के रोज़ जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुतासरीन की तादाद 42,04,613 हो गई है, जिससे कोरोना इन्फेक्शन के 90,802 नए मामले रिकॉर्ड हुए हैं। इसी दौरान 69,564 मरीज सेहतमंद हो चुके हैं, जिससे कोरोना से निजात पाने वालों की तादाद 32,50,429 हो गई है। सेहतमंद अफराद की निस्बत मुतासरीन के नए मामले ज़्यादा होने से एक्टिव केसेस 20,222 बढ़ के इजाफे के साथ 8,82,542 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,016 अफराद की मौत से इन्फेक्शन से मरने वालों की मजमूई तादाद 71,642 हो गई है। फ़िलहाल हिंदुस्तान में एक्टिव केसेस का जो रेट है शरह है वो 20.99% है और रिकवरी रेट 77.31% है, जबकि फैटेलिटी रेट यानी अमवात की शरह 1.70% है। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में इजाफा ही होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 1,802 नए मामला सामने आए हैं। रियासत में 9 अमवात के साथ कोरोना से मरने वालों की तादाद 895 हो गई है। अमवात की यह शरह कौमी अमवात की शरह से काफ़ी कम है, जहाँ के नेशनल एवरेज फैटेलिटी का 1.70% है, वहीं तेलंगाना में ये रेट 0.62% है। हफ्ते और इतवार के दरमियान रूबे सेहत होने वाले अफराद की तादाद 2,711 रही। इसी तरह रियासत में रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,10,241 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,594 मायने किए गए, जिनमें से 1,759 रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते से रूस कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम लोगों के लिए दस्तयाब करने जा रहा है। ये वैक्सीन 11 अगस्त को सदर व्लादिमीर पुतिन ने शुरू की थी। रूसी खबर रसां एजेंसी TASS के मुताबिक शिवन एकेडमी ऑफ साइंस के डिप्टी डायरेक्टर डीन्स लोगोमोनोव ने कहा कि वजारत सेहत की इजाज़त के बाद स्पुतनिक वैक्सीन को वसी पैमाने पर इस्तेमाल के लिए जारी किया जाएगा। वजारत कुछ दिन में इस वैक्सीन का टेस्ट शुरू करने जा रही है और हमें जल्द ही इसकी इजाज़त मिल जाएगी। काबिल गौर बात है कि ये वैक्सीन मॉस्को के गोमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रूसी वजारत दिफा के ताउन से तैयार की है। लोगों ने बताया कि शहरियों के इस्तेमाल के लिए वैक्सीन के बैच को इख्तियार देने का एक यकीनी अमल है। इसको मेडिकल वॉचडॉग का क्वालिटी चेक पास करना होगा। 10 से 13 सितंबर के दरमियान तकसीम में उन लोगों को पहले तरजीह दी जाएगी जो ज़्यादा खतरे वाले ग्रुप में पड़ते हैं। इस दौरान दी लैंसेट मेडिकल जर्नल के शाये करदा नताइज के मुताबिक स्पुतनिक में जुमे को एक और पेशरफ्त रिकॉर्ड की गई। ये वैक्सीन इब्तदाई मरहले के ट्रायल्स में शरीक होने वाले तमाम अफराद में एंटीबॉडी के रद्द-ए-अमल पैदा करने में कामयाब रही। इस साल स्पुतनिक वी के 2 ट्रायल्स जून से जुलाई में किए गए थे और इसमें 76 पार्टिसिपेंट्स थे। बता दें कि वैक्सीन स्पुतनिक वी का नाम रूस के पहले सैटेलाइट स्पुतनिक के नाम पर रखा गया, जिसे रूस ने 1957 में लॉन्च किया था। चीनी वैक्सीन की पहली झलक पीर के रोज बीजिंग
ट्रेड फेयर में दिखाई दी। इस दौरान 2 वैक्सीन पेश की गई। पहली वैक्सीन कोरोनावेक है, जिसे चीनी कंपनी सिनोवेक बायोटेक ने तैयार किया। ट्रेड फेयर में इसे इंजेक्शन के रूप में पेश किया गया। कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि वैक्सीन तैयार करने के लिए फैक्ट्री तैयार की जा चुकी है। इसकी मदद से 1 साल में वैक्सीन के 30 करोड़ डोज तैयार किए जा सकेंगे। सिनोवेक बायोटेक के चीफ एग्जीक्यूटिव यिन का कहना है कि कंपनी के 90% मुलाजिमीन और उनके ख़ानदान को यही वैक्सीन दी जा चुकी है। इसे इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत उन्हें दिया गया, जिसकी शुरुआत जुलाई में हुई थी। हालांकि ट्रायल अभी भी जारी है। सिनोवेक बायोटेक के अलावा दूसरी चीनी फार्मा कंपनी सिनोफार्म ने भी अपनी वैक्सीन को पेश किया। सिनोफार्मा के चेयरमैन के मुताबिक वैक्सीन के 2 डोज की कीमत 10,000 रुपये से भी कम होगी। चीन की दोनों ही वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के तीसरे मरहले में हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक ये इस साल के ख़त्म तक बाजार में आ सकती है। सिनोवेक बायोटेक के चीफ एग्जीक्यूटिव यिन का कहना है कि उन्होंने खुद पर अपनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। 600 वॉलंटियर्स पर हुए कोरोना के ट्रायल में साइड इफ़ेक्ट बहुत कम ही दिखे हैं। इनमें वैक्सीन लगाने के बाद थकान, बुखार और दर्द के हल्के अलामत दिखे। बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा कोरोना से मुतासिर हो गई हैं। उन्होंने आज इंस्टाग्राम पर इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि कोरोना की जांच पर उनके मुस्बित होने की तस्दीक हुई है। वो घर पर ही क्वारंटाइन में है। अदाकारा ने लिखा कि उनकी सेहत बेहतर है। वाज़ेह है कि कल ही बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद अब मलाइका अरोड़ा के इस वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, बल्कि वो मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी है और इससे समाज के सभी लोगों को आपसी मशवरे से नाफिज किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने पीर को नई एजुकेशन पॉलिसी पर गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए इस राय का इजहार किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह पॉलिसी या दिफाई पॉलिसी किसी हुकूमत की नहीं होती बल्कि वो मुल्क की होती है, इसी तरह ये नई एजुकेशन पॉलिसी भी हुकूमत की नहीं बल्कि ये मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी है। मोदी ने कहा कि हुकूमत तो आती जाती रहती है, लेकिन गैर मुल्की पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी मुल्क की पॉलिसी बनी रहती है। नई एजुकेशन पॉलिसी मुल्क की उम्मीदों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। उसे तेज़ी से बदलते वक्त और मुस्तकबिल को तवज्जो में रखते हुए तैयार किया गया है। इसलिए इस एजुकेशन पॉलिसी को नाफिज करते वक्त हमें ये देखना होगा कि मुल्क की पॉलिसी के तौर पर नाफिज हो रही है या नहीं। मोदी ने यह भी कहा कि इस एजुकेशन पॉलिसी पर मुल्क भर में सलाह व मशवरा जारी है और हम सब को मिलकर इसके बारे में खदशात और शुबहात को दूर करना है और उसे नाफिज करना है। इस कॉन्फ्रेंस को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी खिताब किया। इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार होती है। अतः सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। नई शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि हम सबको भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकसित करनी है। साथ ही यह भी प्रयास करना है कि सभी को उच्च गुणवत्ता से युक्त शिक्षा प्राप्त हो तथा एक जीवंत व समता मूलक नॉलेज सोसाइटी का निर्माण हो। विद्यार्थियों में मूल अधिकारों, कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति आदर भाव, देश प्रेम तथा बदलते विश्व में अपने दायित्वों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना भी इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है। में कोई शिक्षक हो या फिर बड़े बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी शिक्षा नीति लग रही है। सभी के मन में एक भावना है कि पहले की शिक्षा नीति में यही सुधार तो मैं होते हुए देखना चाहता था। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकारता की एक्सेप्टेंस का मूल कारण यही है। शिक्षा नीति क्या हो, कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, ये तय करने के बाद अब देश एक स्टेप और आगे बढ़ा है। अब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर
उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है, संवाद हो रहा है। हिंदुस्तान की मईशत बद से बदतर होती जा रही है। हिंदुस्तान की जीडीपी की शरह तरक्की में लॉकडाउन के शुरुआती महीनों वाली छमाही में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। यूं तो गुज़िश्ता कई सालों से मईशत की हालत दुरुस्त नहीं थी। ऐसे में कोरोना के सबब बगैर प्लानिंग के लगाए गए लॉकडाउन ने आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि 2020-21 माली साल की पहली छमाही यानी अप्रैल से जून के दरमियान तरक्की की शरह में 23.9 यानी करीब 24% की तारीखी गिरावट दर्ज की गई। हिंदुस्तान की गिरती मईशत को लेकर एक तरफ जहां मोदी हुकूमत अपोजिशन के निशाने पर आ गई है, वहीं कई लोग मोदी हुकूमत को इससे बाहर निकलने का मशवरा भी दे रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, साबिक वजीर मालियात माहिरीन मईशत और कांग्रेस के सीनियर लीडरान के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने भी मोदी हुकूमत को मशवरा दिया है। साथ ही जीडीपी के आदाद और शुमार से सभी को अलर्ट होने के लिए भी कहा है। राजन ने अपने लिंक्डइन पेज पर एक पोस्ट में लिखा कि हिंदुस्तानी मईशत को अमेरिका और इटली से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये दोनों मुल्क कोरोना वायरस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर रहे। उन्होंने कहा कि जब इनफॉर्मल सेक्टर के आदाद और शुमार जोड़े जाएंगे तो मईशत में 23.9% की गिरावट और बदतर हो सकती है। रिजर्व बैंक के साबिक गवर्नर ने मजीद कहा कि जब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जाता तब तक हिंदुस्तान में ज़ेर गौर खर्च की हालत कमज़ोर बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक जो राहत दी है वो नाकाफ़ी है। हुकूमत मुस्तकबिल में हौसला अफजाई पैकेज देने के लिए आज वसाइल को बचाने की पॉलिसी पर चल रही है, जो खुदकशी है। रघुराम राजन ने आगे कहा कि सरकारी अफसर सोच रहे हैं कि कोविड-19 पर काबू पाए जाने के बाद राहत पैकेज देंगे। वो हालत की संगीनी का कमतर अंदाज़ा लगा रहे हैं, तब तक मईशत को बहुत नुकसान हो जाएगा। आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने इस बात से भी पर्दा हटाया है जिसमें लोग ये सोच रहे हैं कि मरकजी हुकूमत रिलीफ और स्टिमुलस दोनों पर खर्च नहीं कर सकती है। राजन का मानना है कि ये नज़रिया बिल्कुल गलत है कि हुकूमत दोनों यानी रिलीफ और स्टिमुलस पर खर्च नहीं कर सकती है। उन्होंने खर्च का तरीक़ेकार बताते हुए कहा कि अब वो वक्त आ गया है जब वसाइल को बढ़ाने और समझदारी के साथ खर्च करने की ज़रूरत है। रघुराम राजन ने एक मिसाल देते हुए कहा कि अगर आप मईशत को एक मरीज की तरह देखेंगे तो महसूस करेंगे कि उसको लगातार है। रघुराम राजन ने बताया कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि राहत के बगैर लोग खाना छोड़ देंगे, वो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे और उन्हें काम करने या भीख मांगने के लिए भेज देंगे, कर्ज लेने के लिए अपना सोना गिरवी रख देंगे, ईएमआई और मकान का किराया बढ़ता जाएगा। इसी तरह राहत की कमी में छोटी और दरमियानी कंपनियां अपने मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, उनका खर्च बढ़ता जाएगा और आखिर में वो बंद हो जाएंगी। रघुराम राजन ने कहा कि इस तरह जब तक कोरोना वायरस पर काबू पाया जाएगा तब तक मईशत बर्बाद हो जाएगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत मुल्क को बहरान में तो पहुंचा देती है, लेकिन मसले का हल उसके पास नहीं होता है। राहुल गांधी ने पीर को कहा कि हुकूमत मसले का हल तलाश करने के बजाय गलत दौड़ में शामिल होती है और गलत तरीके से अपनी हुसूलियाबियों को गिनाना शुरू करती है। कोरोना वबा और गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स यानी जीएसटी में भी वो यही कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी सरकार मुल्क को बहरान में डालकर हल तलाश करने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में मुल्क आगे है, कोरोना इन्फेक्शन के आदाद और शुमार हों या फिर जीडीपी में गिरावट। उसके साथ ही उन्होंने एक खबर भी पोस्ट की जिसमें लिखा है, कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल, कफन के लिए लग रही है कतार, बेचने वाले बोले जिंदगी में ऐसा पहली बार देखा। कांग्रेस पार्टी ने कोरोना के खतरनाक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि 21 रोज़ में वबा पर फतेह हासिल करने का दावा करने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस जंग में नाकाम साबित हुए हैं और मुल्क अब कोरोना का आलमी दारुल हुकूमत बन गया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि कोरोना के खिलाफ वो अब क्या कदम उठा रहे हैं। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान और महकमे मौसलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 मार्च को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महाभारत की लड़ाई 18 रोज़ तक जारी थी, कोरोना से जंग जीतने में हमें 21 रोज़ लगेंगे। लेकिन अब 166 दिनों के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वबा की महाभारत छिड़ी है, लोग मर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कोई इक़दाम नहीं उठा रहे हैं।
रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। वैसे ही देश कोरोना की गर्त में जा रहा और मोदी जी मोर को दाना चुगा रहे। 24 मार्च 2020 को मोदी जी ने कहा था, एंड आई कोट, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, कोरोना से युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे। 166 दिन बाद भी समूचे देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है, लोग मर रहे हैं, पर मोदी जी मोर को दाना खिलाने में व्यस्त हैं। कोरोना से युद्ध तो जारी है, पर सेनापति नदारद है। कोरोना से लड़ाई में मोदी सरकार पूरी तरह निकम्मी व नाकारा साबित हुई है। महामारी की विभीषिका में भाजपा ने देश के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। दोस्तों, भारत आज दुनिया की कोरोना कैपिटल बन गया है। आज समूचे देश में, जैसा मैंने कहा, कोरोना महामारी के संक्रमण में भारत दुनिया में अब दूसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 90,802 केस आए हैं। अमेरिका व ब्राजील डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने पीर को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डी मॉनिटर गाड़ी का मकामी तौर पर तैयार करदा स्क्रीम जेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए कामयाबी से तजुर्बा किया। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इस बारे में आगाह किया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि इस कामयाबी के बाद तरक्की का अगला मरहला शुरू हो गया है। इस कामयाबी के लिए डीआरडीओ को मुबारकबाद। राजनाथ ने लिखा कि डीआरडीओ ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के नज़रिए को आगे बढ़ाया। मैंने इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता सियासतदानों से बात की और उन्हें इस अजीम कारनामे पर मुबारकबाद पेश की। भारत को उन पर फ़ख्र है। बता दें कि इसको हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल बनाने और कम कीमत पर मसनूई सैयारा लॉन्च करने के साथ साथ हाइपरसोनिक और लंबी दूरी के क्रूज़ मिसाइलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदुस्तान उन मुंतखब ममालिक के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास यह टेक्नोलॉजी मौजूद है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद हिंदुस्तान इस टेक्नोलॉजी की तरक्की करने वाला चौथा मुल्क है। 5, 4, 3, 2, 1, now, +1, +2, and counting up. Article taken off. Page down confirmed. Article health normal. माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आलूदगी को कम करने के लिए रियासतों से अपने माहौलियाती बजट में इजाफा करने और आम लोगों से आज ताउन करने की अपील की। नील गगन के लिए स्वच्छ वायु इंटरनेशनल डे पर एक वेबिनार में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के माहौलियात के सेक्रेटरियों और मुल्क के सबसे ज़्यादा आलूदा 22 शहरों के मकामी बल्दियाती कमिश्नरों से खिताब करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि रियासतों को भी आलूदगी के खिलाफ काम करने के लिए बजट में इजाफा करना होगा। केंद्र ने एक बड़ा फैसला ऐतिहासिक लेते हुए, आपको याद होगा 2014 में BS3 मानक का पेट्रोल और डीजल मिलता था देश भर में। बाद में BS4 का किया, सदे देश में 2 साल पहले लागू किया, और अब एकदम BS5 का राह न देखते हुए एकदम BS6 क्वालिटी का, उच्चतर क्वालिटी का जो पेट्रोल और डीजल है वो अब पूरे देश में मिलने लगा है। ये एक बहुत बड़ी पहल है पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई की। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए तज्जिए के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।